ये जो शीर्षक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंगो मैन। तो ये आम आदमी की कहानी क्या है सर? कोई इस बुक को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि वो अपनी जिंदगी जी रहा है इसमें। जो एक टिपिकल आम आदमी के सुख दुख गुस्सा प्यार होते हैं, वो सारा जर्नी ही इस किताब में है। आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो रही हैं। इसका मतलब कॉर्पोरेट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस जो है ना, एक नया एक वर्ड निकल के आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों के पास स्ट्रेस नहीं था, दे हैड ए टफर लाइफ देन आवर्स। बट आजकल ये एक जब बच्चा पैदा भी होता है ना, व्हेन ही सीज द वर्ल्ड ही इज अंडर स्ट्रेस। मैंने देखा है कि प्रोसेसेस बने हैं, सबको अपना काम पता है, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चराइज्ड, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स। हमने वो देखी है, सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की। अगर आप वो सीरीज को भी देखो, पॉलिटिक्स तो घर में भी होती है। पॉलिटिक्स खाली ऑफिस में होती है क्या? अगर एक जॉइंट फैमिली, जितनी बड़ी जॉइंट फैमिली होती है उतनी बड़ी पॉलिटिक्स घर में होती है। व्हाई डू यू से ऑफिस पॉलिटिक्स? मतलब आप बताओ कि हम ऐसा क्यों करते हैं? पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की चुगली करना, गॉसिपिंग करना, किसी को अंडरकट करना, किसी को गर्व करना। सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ परसीविंग पॉलिटिक्स। एक कॉमन मैन जो है उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? आपको लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ही इजी होती है हैंडल करना? क्या ऑफिस पॉलिटिक्स से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इंसान? या विजडम क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है, जहां हम बात करेंगे हमारे मैंगो मैन से, जो कि राइटर हैं, जिन्होंने अपने 35 साल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिए हैं एंड वो एक जानी मानी कंपनी के साथ थे जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है जिसका शीर्षक है मैंगो मैन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंगो मैन क्यों रखा है? क्योंकि सर ने इस मैंगो मैन की कहानी बताई है, जो कि एक आम आदमी है, और वो आम आदमी कौन सी कंडीशंस में किस तरीके के भाव से गुजरता है, या क्या चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में, और उसका सोल्यूशन क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, वेलकम ऑन माय शो। तो सर, आपका स्वागत है वॉइसेस विद सिमरन में, जहां अभी जो सीरीज चल रही है वो कॉर्पोरेट सीरीज चल रही है, जहां पर हम कॉर्पोरेट लीडर से बात करते हैं और हम उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा झांकते हैं। आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं सर, तो पहले तो मैं बात करना चाहूँगी इस मैंगो मैन की क्योंकि ये जो शीर्षक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंगो मैन यानी कॉमन मैन आम आदमी। तो ये आम आदमी की कहानी क्या है सर? तो सिमरन, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ऐसा कोई नया ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। ओके। बेसिकली अगर कोई इस बुक को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि वो अपनी जिंदगी जी रहा है इस बुक में। तब बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आपने कहा कोई नया ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर मुझे किसी बुक को पढ़ के मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, तो आई थिंक इसमें आंसर्स भी होंगे जहां मैं अटक रही हूँ। डेफिनेटली। मतलब जो एक टिपिकल आम आदमी के सुख दुख गुस्सा प्यार होते हैं, वो सारा जर्नी ही इस किताब में है। वाह। एक और बात सर, अभी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो रही हैं। इसका मतलब कॉर्पोरेट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये स्ट्रेस जो है, ये आपके हिसाब से क्या है? मेरे ख्याल से स्ट्रेस जो है ना जी एक नया एक वर्ड निकल के आया है। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों के पास स्ट्रेस नहीं था, दे हैड ए टफर लाइफ देन आवर्स। इन फैक्ट आई एग्री। आई रिमेंबर माय फादर, ही हैड ए टफर लाइफ देन मी। माइन वाज स्लाइटली बेटर। बट आजकल ये एक जब बच्चा पैदा भी होता है ना, व्हेन ही सीज द वर्ल्ड ही इज अंडर स्ट्रेस, ही स्टार्ट्स क्राइंग कि क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया? मैं कहाँ आ गया मैं। ओह या। So it is more, first of all, you have to accept that is how life is. दुनिया ऐसी ही है। Acceptance is very important. People don't do that. आप दुनिया को नहीं बदल सकते, दुनिया तो ऐसी ही रहेगी।
और प्रॉब्लम क्या आती है, हम सोचते हैं कि मेरे अलावा सारे गलत हैं, एक्चुअली है ना, हम सबको बदलने निकल लेते हैं. एंड हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ इज नॉट फेयर. न्यूटन थर्ड लॉ की तरह कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है कि मैंने ये किया और इमीडिएटली मुझे उसका ये, मैंने अच्छा कर्म किया, मुझे इमीडिएटली 3 दिन के अंदर जो है उसका अच्छा फल मिल जाएगा. तो देयर आर लॉट ऑफ डायनामिक्स हैपनिंग अराउंड. राइट. अगर हमारे एक्चुअली हम अपने माइथोलॉजी को ना, हमने माइथोलॉजी को, हमारा माइथोलॉजी वाज इज एन ओशन फॉर नॉलेज. इट इज. बट हम उसको डॉगमेटिज्म में लूज कर जाते हैं या हम स्टोरी रीडिंग में लूज कर जाते हैं. अगर आप देखो कर्ण में क्या कमी थी. He was fabulous. He was fabulous in every way. Better than Pandavas, I guess. Every way. Every way. But life was not fair to him, ना. Hmm. हम भगवान कृष्ण की भी बात करते हैं. Exactly. उनकी लाइफ अगर आप देखो, it was not a bed of roses. Absolutely traumatizing at every point. It was traumatizing. The moment he was born, मतलब पेरेंट्स से अलग हो गए थे. पेरेंट्स से अलग हो गए, बाद में उनको बार बार मारने की कोशिश की गई. हाँ, imagine. है ना, ही हैड अ वेरी वायलेंट डेथ, मतलब बैठे हैं आराम से, किसी ने उनको मार दिया. सो लाइफ इज नॉट फेयर. बट स्टिल ही लीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस दैट लाइफ इज नॉट फेयर. दैट देन acceptance that you have to manage the situation. Right. So how do you manage the situation? So sir, जैसे आपने अभी मुझे कहा कि action and reaction, तो normally what I have seen कि किसी भी corporate में या अपनी daily life में भी कोई भी action जब होता है तो हम react करते हैं. हमें सिखाया ये जाता है कि respond करें. तो मैं चाहती हूँ कि आप explain करें अपनी corporate life से कि action and reaction का क्या फर्क है और लोगों पे आपने कैसा इम्पैक्ट देखा है. तो सिमरन, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में क्या फर्क है, लेट्स अंडरस्टैंड. आपने कुछ बोला, आपने मुझे एक ईमेल भेजी जी, और मैंने फटाफट सारा काम छोड़ के बोला इसने ये लिखा है मुझे, मैं अभी जवाब देता हूँ, मैंने जवाब दे दिया उसको. जी. सो दैट इज रिएक्शन. एंड इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस. इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस. उसने मुझे ये कैसे लिख दिया, हाउ डेयर ही. Yeah. So that is reaction. Suppose I get a mail. Let us sleep on it. Think over it. And when I'm responding, try to understand his point of view. जी. And weigh my response कि मेरे रिस्पॉन्स करने से मैं क्या चाहता हूँ, कंटिन्यूस लड़ता रहूं या मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. तो अगर मैं जुडिशियसली उसका मैं फिर जवाब सोच दूँ, उसके बाद मैं जवाब दूँ, तो दैट इज रिस्पॉन्ड. बेसिकली इफ यू गेट अ स्टिमुलाई, यू हैव गॉट अ ब्रेन. गॉड हैज गिवन अस अ ब्रेन टू प्रोसेस. सो यू गेट अ स्टिमुलाई, यू प्रोसेस, देन यू रिस्पॉन्ड. मुझे लगता है कि 70% प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाएगी अगर मैं प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करने लगूँ तो. एक्चुअली अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता क्या हूँ. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काम वो हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हो जाए जी, तो उसको करने के लिए मेरा ये फटाफट वाला मेल से हो जाएगा या मैं इसको प्रॉपरली थिंक करके मैं जवाब दूंगा अगर, तो काम हो जाएगा. सो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज गुड टू लूज अ बैटल टू विन द वॉर. एक्चुअली. So ultimately, when you're talking of emotions, when you're talking of talking to people, you need to actually focus on that. तो सर जैसे ऑफिस, आई एम श्योर आप एक ओएम से आते हैं जहाँ पर हर चीज़ बहुत सिस्टमैटिकली चलती है, प्रोसेसेस बने हुए हैं. तो बट मैंने देखा है कि प्रोसेसेस बने हैं, सबको अपना काम पता है, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चराइज्ड, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन ओएम्स.
more than the normal companies. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे and how we can get rid of that politics? So, Simran, we have grown on Hindi television series, no? फिल्मी है हम. है ना? we हमने वो देखी है, सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की. There was Simran also in one of the series. I don't know which one. कुछ नहीं क्या था DDLJ उसमें सिमरन थी. मूवी थी. हाँ. Okay. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. So, अगर आप वो सीरीज को भी देखो, पॉलिटिक्स तो घर में भी होती है. पॉइंट. पॉलिटिक्स खाली ऑफिस में होती है क्या? अगर एक जॉइंट फैमिली, जितनी बड़ी जॉइंट फैमिली होती है, उतनी बड़ी पॉलिटिक्स घर में होती है. Why do you always talk about Why office politics? why do you say office politics? हाँ, why do we say always? Why don't we see हमारे घर का जो पॉलिटिक्स हर टाइम चलता रहता है. तो मतलब आप बताओ कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए. हाँ. एक्चुअली पॉलिटिक्स जो है ना, बड़ा एक गलत वर्ड, गलत तरीके से इसको ले लिया गया है. पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की चुगली करना, गॉसिपिंग करना, किसी को अंडरकट करना, किसी को गौरव करना. सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ परसीविंग पॉलिटिक्स. सो इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पावर डायनामिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. You need to understand what is the power dynamic, or obviously you would not like to rub a wrong side a powerful man. So I think that is quite obvious. So who will guide us? Nobody is there to guide us that how we can get rid of office politics. और आपकी ट्रेनिंग में ये सिखाया नहीं जाता है ना सर कि पॉलिटिक्स से कैसे डील करें. दो वी आर पार्ट ऑफ इट, बट स्टिल आपको लगता है कि इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए? So I think politics is become a dirty word. So if you remove the word politics from the whole, if you remove the word politics, and if अगर हम ये कहते हैं उसके बाद कि जी हम एक कंजीनियल वर्क काम करें जिससे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की हो. जी. पॉलिटिक्स कब होती है? जब सोचता है कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं. सारा खेल वो है. वो आगे बढ़ गया है, मैं पीछे रह गया हूं, तो मुझे आगे बढ़ना है उससे. जी. सो अगेन एज आई मेंशन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ विद द गोल ऑफ योर लीडर. कई बार क्या होता है कि लीडर के डायनामिक्स, लीडर के डिमांड्स कुछ और होती हैं, हम अपने अलग रेल में चल रहे होते हैं. है ना? फिर हम कहते हैं यार मैं इतना काम करता हूं, उसकी तारीफ ही नहीं करता मेरे काम की. अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज टू बी अलाइन्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. राइट. तो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ हम लोग अलाइंड नहीं होते हैं. कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं क्या. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लीडर्स जो हैं दे प्रिज्यूम कि सबको पता है. आई slightly disagree with this statement. Okay. Because invariably every leader tells his team I want this. और आजकल तो KRA का भी सिस्टम चल गया है हर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में. है ना? जो हर साल के आखिर में रिव्यू होता है. तो ये कहना गलत होगा मेरे ख्याल से कि मुझे नहीं पता मेरे से क्या चाहिए. नहीं, मेरे से क्या नहीं चाहिए सर. आई सेड कि ऑर्गेनाइजेशन गोल और मेरा पर्टिकुलर गोल कैन बी डिफरेंट. देखो एक कंपनी का क्या गोल है वो बहुत अलग होगा. मेरा एज अ डिपार्टमेंटल पर्सन कि अगर मैं एक डिपार्टमेंट में. सो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड पॉलिसी डिप्लॉयमेंट, जिसको जापानीज ने होशिन कानरी करके बहुत पॉपुलराइज कर रखा. जी 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 जी. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शिप. व्हाट उसको एक जो पिक्चर में समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शिप है, और वो शिप जो है एक समझ लो एक गोइंग टू हिट आइसबर्ग, लाइक टाइटैनिक हिटिंग द आइसबर्ग. जी. ओके. तो सबसे ऊपर वाला जो आदमी है उसका काम है डायरेक्शन डिफाइन करना ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. अगर शिप के कप्तान ने ये बोला कि मुझे शिप को राइट हैंड को ले जाना है, तो जब
शिप के कप्तान ने बोला मुझे शिप को राइट हैंड पे ले जाना है, तो जो उसको नीचे वाला जो आदमी है, जो पेटी ऑफिसर है या जो भी है, जी, he has to align himself with the captain's thought process. एब्सोल्युटली। ठीक है। और उसके बाद जो ऑफिसर है, वो जो नीचे सेलर्स जो हैं, उनको भी बोलेगा भाई शिप को राइट को ले जाओ। बिल्कुल। और अगर सेलर ये बोले नहीं भैया मुझे तो सीधा जाना है, मैं तो सीधा ही जाऊंगा। सो when a KRA is defined, so even the top man has a KRA. जी, ऊपर वाले से नीचे वाले को KRA आता है, उससे नीचे वाले को KRA आता है। So when you are doing work as per your KRA, that means you are doing organizational job. ओके। I think there can be no doubts in that. So if you are fulfilling your KRA, you are doing organizational job. तो सर ये कहना सही होगा कि अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, लोअर लेवल पे आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इसका मतलब उनका लीडर सही नहीं है? ही हैजंट डिफाइंड द केआरएस प्रॉपर्ली, या बताया नहीं है? आप कह रहे हैं हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? आप कह रहे हैं ना केआरए तो सबके मिलते हैं आज की तारीख में। हाँ, तो अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए? अगर हम बात कर रहे हैं लोअर लेवल की, हम बात नहीं कर रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट की, हम बात कर रहे हैं बेस लेवल की, राइट? तो अगर वहाँ पे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई थिंक बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। ओके। सो द जॉब ऑफ द लीडर इज टू इंटरेक्ट विद हिम, टेलिंग भैया शिप राइट हैंड में जाना है तो सीधा की शिप चला रहा है। ये कम्युनिकेट करना लीडर का काम है। ठीक है। और उसका काम है कि ही हैज टू रिस्पॉन्ड, हाँ सर मैंने गलती हो गई, मैं आपको शिप को राइट हैंड को ले जा रहा हूँ मैं। सो यू कांट ब्लेम एनी वन पर्सन फॉर दैट। जी। ऑब्वियसली लीडर को ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि अल्टीमेटली ही हैज टू डिलीवर। जी। So when he has to deliver, obviously it is his leadership skill. How does he motivate each and every person to get the job done? And सबके अलग अलग नीड्स होती हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि लीडरशिप जो है वो भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि लीडरशिप भी हर किसी के लिए अलग है। तो आपके हिसाब से एक अच्छे लीडर में क्या 5-6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर को बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। ओके। अगेन लिसन विदाउट रिएक्टिंग। जी। सेकेंडली लीडर हैज टू बी फेयर। तो मेरे हिसाब से अगर वो अच्छा, एंड थर्ड ही हैज टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स टू ग्रो। ओके। फोर्थ, डोंट टेक हिज क्रेडिट। ओके। सो आई थिंक fairness and listening, I think, which I talked in the first two, is the major thing which actually drives the team together. पर आपको लगता है कि पुराने ज़माने, मतलब थोड़े से जो पुराने लोग हैं उनमें पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता था और आज की जनरेशन में पेशेंस लेवल कम है? अगर हम बात करें स्पेशली जेन ज़ीज़ की। एक तो ये बड़ा कंफ्यूजन होने लगा, जेन जी कौन है, मिलेनियम कौन सा, मिलेनिया कौन सा है, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, सेम है, सेम है हर चीज। ओनली थिंग आई कैन, इफ आई हैव टू रियली डिफरेंशिएट इज द टाइम मैनेजमेंट जो है आजकल के लोगों में थोड़ा सा कम है। ओके। उनका क्लॉक ही थोड़ा आगे चला गया, मॉर्निंग दोपहर को आ गया, दोपहर रात को चला गया। आई थिंक दैट इज वन प्रॉब्लम, बट ह्यूमन बिहेवियर एंड आई टेल यू विद माई एक्सपीरियंस, मैं जब ट्रेनिंग में 6 महीने के लिए जापान गया था मैं, फ्रॉम माई कंपनी सेंटली, सो वहाँ पर कम से कम मेरे 20-25 कंट्री के लोग थे जी, एंड 70-80 लोगों का बैच था। मतलब वो ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, या जापान हो गया, या चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, बिहेवियर में कोई फर्क नहीं। सब एक जैसे, सब एक जैसे। तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि जापानीज हमसे ज़्यादा बेटर हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, अच्छे हैं, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? उसका कारण ये है, उनके यहाँ बचपन से डिसिप्लिन को इंग्रेन किया गया उनके अंदर। हमारे यहाँ डिसिप्लिन जो है नहीं है हमारे लाइफ में।
क्योंकि हमें शुरू से ही, और दूसरा सबसे बड़ा फर्क जो बाहर में और हमारे में है वो है कि खुद काम करना पड़ता है वहाँ पे, है ना। हिंदुस्तान में क्या है कि मैं गंदा करूंगा कोई और साफ करने आएगा। दैट मेंटालिटी। अब जब मुझे खुद गंदा करना पड़ेगा, मुझे खुद साफ करना पड़ेगा, मैं गंदा नहीं करूंगा। So it is the right of power that I can dirty somebody else to clean. I think that is one of the reasons why the self-discipline is not inculcated in us. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक अब ये मिथ है या सच्चाई है वो आप बताएंगे कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है एंड दे I don't think so, because ultimately competency and work is the first main thing. So nobody would like, no boss would like to have a subordinate who is not competent. He doesn't give results, but gives दारू पार्टी. तो सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो काम नहीं करते उनकी प्रमोशन, चापलूस वर्ड यूज़ करा जाता है कि भैया जो बटरिंग करते हैं उनकी प्रमोशन जल्दी हो जाती है और जो एक्चुअली में काम करते हैं उनकी नहीं होती। और ये बहुत कंपनीज़ में देखा गया है, ओईएम्स की बात नहीं करी मैं, नॉर्मल भी और ओईएम्स में भी बहुत हाई लेवल पे ये देखा गया है कि कुछ लोग जो डिजर्विंग हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ उन्हें होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं पहुँच पाते? एक बहुत बढ़िया बुक है, कुछ सबको पढ़ना चाहिए जी। मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ अभी मैं। What got you here won't get you there. तो उसकी कवर पे ना ऐसी दो सीढ़ियाँ बना रखी हैं, तो आदमी सीढ़ी से यहाँ तक चढ़ गया है, फिर और ऊपर बढ़ने के लिए उसको दूसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। राइट, सेम सीढ़ी से आप नहीं सेम सीढ़ी से नहीं चढ़ पाते। सो क्या होता है कि जब मैं जूनियर लेवल पे काम कर रहा हूँ, मेरी कॉम्पिटेंसीज मुझे वहाँ पर कुछ और चाहिए, मुझे मिडिल मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंसीज कुछ और चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंसीज कुछ और चाहिए। तो फॉर एग्जांपल बिल्कुल सीनियर आदमी को क्या कॉम्पिटेंस चाहिए? ही शुड बी स्ट्रैटेजिक, ही हैज टू लुक फॉरवर्ड। जैसे शिप का कहानी बताई मैंने आपको कि शिप को कहाँ, कंपनी को कहाँ ले जाना है, 10 साल बाद कंपनी को कहाँ ले जाना है, दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हैज टू बी देयर। Agreed. The middle management, he has to balance between the bottom and the top. उनके जो विजन है सीनियर मैनेजमेंट का, उसको मैं लेके आना है नीचे, ड्राइव इट। एंड जूनियर मैनेजमेंट विल बी टिपिकली एग्जीक्यूटिंग। सो कई बार क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ become our biggest derailers. So किसी चीज को मैं एक तरीके से करता आ रहा हूं मैं, और मैं सोचता हूं कि मैं इस चीज को करता हुआ मेरा बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। अब मैं सोचता हूं यार कि मैं ये इस चीज को बहुत अच्छा करता था, मैं यहां तक पहुंच गया हूं, मैं यही करता रहूं मैं। बट कॉम्पिटेंसी रियलिटी इज डिफरेंट। माइंडसेट गेम इम्पोर्टेंट है आपको लगता है? Competency, you have to identify the competency needed for the next level. Okay. You should not get stuck into the competence. What made you successful today will not make you successful tomorrow or day after. Agree. अगर आप टिपिकली आर्मी में देखिए, आप जब आदमी की ग्रोथ होती है, उनका एग्जाम होता है, उनका देखा जाता है कि ही हैज द कॉम्पिटेंसी टू हैंडल। अब आप ये देखिए ना कि एक फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर है किसी फैक्ट्री में जी, ही हैज टू मैनेज फ्यू वर्कमैन एंड अ मैनेजर हैज टू मैनेज सो मेनी सुपरवाइजर्स जी। अगर मैं और ऊपर पहुंच जाता हूं, ही हैज टू मैनेज सो मेनी मैनेजर्स। अग्रीड। जो टॉप मैन है, he has to manage people outside also, he has to manage media also, he has to manage customer also, he has to manage the people who are supplying parts also. अगर मेरा जो कार्य प्रणाली है जी, वो ही है जो मैं अपना शॉप सुपरवाइजर का जो रखूं जी, तो आपको लगता है वो वाला काम कर पाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कर पाएगा।
सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा, फाइंड द गैप विद इन यू. बहुत अच्छी बात की सर आपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग अपने अंदर कम झांकते हैं, बट दूसरों के अंदर झांकने की जिज्ञासा उनमें बहुत ज्यादा होती So है. it's very easy to find fault in others, no? एग्जैक्टली, एंड वी मे- ऑल आर डूइंग दैट. तो हम सोचते हैं कि मेरे से परफेक्ट तो कोई आदमी नहीं है, ये मतलब यूनिवर्सल है. जी. मैं सोचता हूँ मेरे से ज्यादा परफेक्ट कोई नहीं है. आप भी यही सोचते होंगे. नहीं, प्रभु की दया है कि मैं थोड़ा सा ये कोचिंग में जब से आ गई हूँ तो मुझे डिफरेंस पता चल गया कि जब तक मैं ये कहती रहूंगी कि आई एम लर्निंग एवरी डे, तब तक मेरी ग्रोथ है. जिस दिन मैंने ये कह दिया आई एम परफेक्ट, मेरी ग्रोथ वहीं खत्म हो जाएगी. So there is मेरा a- ये मानना है. So there is a very famous quote I read somewhere. I think it was told by Steve Jobs. जी. I would suggest somebody if you could read. He had made a speech in Stanford. यस, आई हर्ड. 10-12 की. उसमें सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट, जो मुझे 4 वर्ड लगते हैं ना, he says stay hungry, stay foolish. You should stay foolish, you will learn. एग्जैक्टली, अगर आप बृहस्पति बन गए तो आप सीख नहीं सकते. बिल्कुल. एंड यू हैव टू स्टे हंग्री. अगर आपका तृप्त हो गया आप, तो यू विल नेवर ग्रो. सो आई थिंक दिस 4 वर्ड्स आर ए लेट अस से मंत्र फॉर ग्रोथ. जी. आपको एक क्यूरोसिटी, वो बच्चे वाली क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है. बिकॉज मैंने ये देखा है कहीं, मतलब बहुत सारे लीडर्स हैं, जब उनसे बात करें तो उनका बहुत फेमस एक टैगलाइन होता है, अरे हमें ये सब आता है, अब क्या ही. इनफैक्ट ट्रेनिंग में भी वी हैव सीन लॉट ऑफ लीडर्स, दे हैव क्लोज्ड देयर माइंडसेट. क्या ट्रेनिंग में क्या ही करा दोगे आप, हमें सब पता है. बट आई थिंक व्हेन यू सी थिंग्स ऑन अ थर्ड आई, क्योंकि आप आपकी कंपनी में क्या कर रहे हैं और आप वो कॉन्टिन्यूसली, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि आप कॉन्टिन्यूसली वही चीज़ कर रहे हैं, तो शायद आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ स्टक हैं. बट अगर आप किसी और के नज़रिए से देखेंगे तो शायद आप सीख पाएंगे. सो नाउ आई एम गिविंग सम क्लासेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. जी. उसमें टिपिकली क्वालिटी सर्कल का कंसेप्ट होता है, 12 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं. मगर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है, बिकॉज इट कीप्स ऑन रिकरिंग. वी डोंट गो टू द रूट टू फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. सो उसकी सबसे बड़ा कारण जो है ना, जो आप बता रहे हैं वो है. जी. दूसरा यह है कि हम हिंदुस्तानी में ना अकल बहुत ज्यादा है. तो आपने अभी जापान और इंडिया का जो फर्क बताया है ना, जी. सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम दूसरों में गलतियां पहले निकाल लेने से बैठ जाते हैं, और जो हमें बोला जाता है करने को, जैसे स्टेप्स है, कोई भी काम करने के लिए एक कार्य प्रणाली होती है, हम वो सारे कार्य प्रणाली को हम स्किप कर देते हैं उठा के. So true. That to give a very typical example, even doctors, they're solving a problem, isn't it? They are. Of course. So I give this example. Even a doctor, he uses his problem solving skill to cure you. वो भी यही करता है, आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, फिर आपको वो टेस्ट कराता है, टेस्ट करके आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसका फिर डाटा एनालिसिस करता है, फिर अलग तरह की एक दवाई देता है, फिर आपको देखता है कि प्रॉब्लम सॉल्व. सो अल्टीमेटली रूट कॉज. We don't want to go to the root cause. So that is why problems keep on coming. राइट. तो जैसे सर आपने कहा कि अब कॉर्पोरेट में, जैसे कॉर्पोरेट में क्या नॉर्मली भी अगर हम देखें तो अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है तो आपको क्या लगता है, जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करनी चाहिए, या बाकी लोगों से, जो हमारी टेंडेंसी है कि अगर हमारे मैनेजर ने हमें कुछ कहा तो हम बाकी लोगों से सबसे बात कर लेंगे बट अपने मैनेजर से बात नहीं करेंगे. तो आंसर कहाँ से मिलेगा, मैनेजर से या बाकी सारे लोगों के साथ? इसमें 2 चीजें हैं. इसमें 2 चीजें हैं. जी. जब वो बाकी लोगों से बात करेगा तो मैनेजर को पता तो चल जाएगा मेरे बारे में बात कर रहा है. तो वो जो बनना होगा कनेक्शन, वो भी नहीं बनेगा. But ultimately you have to approach him only. He is also a human being after all. मतलब हम ऐसा ना समझें कि वो अलग ही वो है. उस मैनेजर का भी कोई एक मैनेजर है जी. Ultimately he has also to deliver to that manager.
तो सर ऐसा क्या हो कि ये जितनी भी कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं वो सब स्मूथ चलें, तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें कॉर्पोरेट लाइफ में कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ऐसा प्रॉब्लम और ऐसा मोड़ ही ना आए या कुछ ऐसी सिचुएशन ही ना आए आई जब थिंक एंटायर हो जाए। communication is the key. हम्म The more we communicate, the more these problems will be solved. And जरूरी नहीं है कि बाहर जाके ही बैठो. You can sit over a cup of coffee or tea also with your team. जी So when you talk to them and you listen to them, and I tell you, just listening to a problem solves 80% of the problem. इट डज, इट्स लाइक सो अंडररेटेड कि आप सुनना शुरू कर दो ना। आप सुन के उसको रिफ्रेश कर दो, उसी पैराफ्रेज कर दो उसी स्टेटमेंट को, आपके 80% आपके सामने वाले को दुख दर्द चले जाएंगे. आई एग्री। अब जैसे वो कोचिंग की हम बात करते हैं, यू आर एक्सपर्ट कोच. जी जी सो मैंने जो सीखा है कोचिंग के बारे में, जी वो ये कहते हैं कि कोचिंग में सामने वाला कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, आपने सोल्यूशन नहीं देना है उसको. एग्जैक्टली आपने उसका दिमाग चलवाना है, आंसर वही देगा, आंसर वही आपने देगा. सिर्फ रीफ्रेज करते जाना है कि वो क्या पूछ रहा है। आपको क्वेश्चंस अच्छे पूछने हैं सो दैट ही नोज कि हाउ टू डिग हिज माइंड, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल। सो कोचिंग का मतलब ये है कि आप उसको ज्ञान मत दीजिए. हम लोगों को ज्ञान देने का बड़ा शौक है. एक्चुअली सभी ज्ञानी भरे पड़े हैं। आप किसी से कोई बात कीजिए, बस वो पहले मतलब प्रॉब्लम को सुनेंगे नहीं कि अगला इंसान क्या बोलना चाह रहा है। अरे आप ये कह के देख लो कि मेरे पेट में दर्द है. 5 आदमी आपको 5 ज्ञान दे देंगे. कोई बोलेगा अजवाइन का पानी पी लो, कोई बोलेगा डाइजिन खा लो, कोई कहेगा पुदीना खा लो. और आपको वो दर्द हो सकता है किसी ने मुक्का मारो जिससे दर्द हो रहा हो. हाँ, पूछेंगे नहीं कि क्या। वो उतना भी नहीं पूछेंगे. ये है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। सो talking as a skill has been hyped up a lot. It does. But I think listening as a skill is a very unheard skill. अगर आप listen करना सीख लोगे तो I think lot of problems will be solved. राइट। और सर आप अपनी मैंगो मैन में एक और आपने बात बहुत अच्छी कही है कि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, वो हम सीख ही नहीं पाते। जब हम घर पे होते हैं तो हम ऑफिस की बातें कर रहे होते हैं, जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमें घर की टेंशन लगी होती है। तो आपने कैसे मैनेज किया? आपने भी सीखा होगा, आई एम श्योर। एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता। So there is no rule for that, I think. जी। But and it is very difficult to tell to कि ऑफिस को घर ना लाना बड़ा मुश्किल हो गया है वैसे आज की तारीख में, स्पेशली विद दिस ऑनलाइन मीटिंग्स एंड और आजकल एक और कल्चर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है उसका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है आज की तारीख में. एक्चुअली सो इट इज अ चैलेंज. आई एम नॉट डिनाइंग दैट चैलेंज. बट if you have good habits, again I'm telling you, you will be able to you have your habit of typical walks, you have meditation timings, you have your yogas, so that kind of delinking happens. Okay. So one of the things about meditation is जब आप मेडिटेट करते हैं तो कहते हैं कि अगर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए भी अगर माइंड काम करना बंद कर दे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. हम सोते हुए भी माइंड चल रहा होता है. जैसे म्यूजिक जो है, म्यूजिक आपने देखा कोई भी नोट होता है जब ब्रेक होता है तभी म्यूजिक बनता है ना. अगर फ्लूट, इट इज नॉट ए म्यूजिक. सो लाइक दैट ब्रेन, you have to give rest. I agree. So maybe you have a discipline of meditation, so that gives you time of disconnect. So मेरे पास कोई इसका कोई जादू का कोई छड़ी नहीं है इसका how to delink. Especially earlier हो जाता था क्योंकि there were no phones, there were no emails gadgets. And actually but now especially after COVID, I think it has become a challenge. तो जब हम बात करते हैं सर कि एक इंसान एक कॉर्पोरेट लाइफ में आता है, अगर हम बात करें जब आपने हीरो मोटोकॉर्प ज्वाइन किया था तो आपको क्या डिफिकल्टीज हुई थी जो आज आप हैं, तो आप अपने यंगर वर्जन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैंने किया सही किया। ओके। सो बट माई बेसिक एक ही एडवाइस रहेगा किसी भी नए आदमी को जो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर रहा है, जी। सिंसियरिटी और हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम्म। आदमी अगर सिंसियर है, आदमी अगर हार्डवर्क है, तो नॉलेज अपने आप आ जाती है। ओके। और नॉलेज आने के बाद उसको फिर फर्दर इसको हमें एनहांस करना पड़ता है, इन द सेंस एक एज के बाद स्किल्स आ जाती हैं। जी। टेक्निकली यू विल बिकम कॉम्पिटेंट। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स आपको लगेगा कि सबको एक जैसा ज्ञान है, बट फिर आपको लगेगा कि वाई इज ही ग्रोइंग एंड आई एम नॉट ग्रोइंग एट द सेम पेस। जी। सो दैट इज द टाइम व्हेन सॉफ्ट स्किल्स कम्स इनटू पिक्चर। अभी मैं जहाँ जा रहा था वहाँ पर एक ऐसी बात कर रहा था किसी लड़के से, आई डोंट नो, सॉफ्ट स्किल्स का एक नया मतलब भी निकल गया आ गया है। वो बोल रहा है, सर मैं पहले टेक्निकली सीखूंगा, फिर पीपीटी बनाना सीख जाऊंगा, प्रेजेंटेशन करना सीख जाऊंगा, तो आई विल इंप्रूव माय सॉफ्ट स्किल्स। है? सो आई नो, मतलब आई डोंट नो, सॉफ्ट स्किल में पीपीटी कब से सिखाना शुरू कर दिया? ही थिंक्स दैट समथिंग व्हिच इज नॉन टेक्निकल, अगर पेपर अच्छा बना लूंगा मैं, प्रेजेंटेशन अच्छा कर लूंगा, दैट इज अ सॉफ्ट स्किल। सो that may be one of, there may be many people thinking like that also, I do not know, frankly speaking. But ultimately एक level के बाद it is all depends on your soft skills. It is how you manage your emotions, how you network with people, how you talk to people, how you talk to leaders, how you talk to people, whether you're a good leader or not, that is what defines your further growth. Right. और सर मैंने ऐसे देखा है कि बिकॉज आई एम अ कोच एंड आई गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद वेरी हाई लेवल पीपल ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे बोलते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी अपनी काम में दे दी, एंड व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट उनके पास कुछ भी नहीं होता है एंड दे फील डिप्रेस्ड बिकॉज वो पावर छिन गई है, वो जो कंपैशन था, वो डेली रूटीन था, टाइम मैनेजमेंट था कि हाँ मुझे काम करना है, वो सब कुछ उनसे एकदम से छिन जाता है और उसके बाद उन्हें फील होने लगता है कि वी आर यूजलेस। तो आप भी इस जर्नी से अभी निकले हैं। बिल्कुल निकलूंगा मैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो अभी इस जर्नी में आने वाले हैं उनके लिए क्या सजेशंस होंगे कि वो इस तरीके से डिप्रेशन में ना जाएं और ऐसा ना सोचें कि वी आर वर्थलेस। So to be honest, सिमरन, जब हम छोटे थे या कॉलेज में थे या बाद में भी, एक बड़ा हम सुनने में आता था कि टारगेट इज टू रिटायर एट 45। हाँ जो कभी नहीं होता। नहीं, मतलब ठीक है, टारगेट इज टू रिटायर एट 45। मैंने कहा यार टारगेट होता होगा 45 पे, मगर जब 58 पे मेरा नंबर आया मैंने कहा 58 अभी से क्यों आ गया भाई, मेरा तो अभी तो काम करने को तैयार बैठा हूँ मैं जी। सो मैं बड़ा परेशान हुआ, मतलब जैसे कह रहा हूँ, इट इज वेरी बिग स्ट्रेस। आई एम श्योर। या सो स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि वी नेवर डेवलप्ड एनी हॉबी। टिपिकली आप किसी फॉरेनर से बात करोगे, क्या करोगे, बोलो आई एम गोइंग फॉर फिशिंग, आई एम गोइंग फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग, ऑन वीकेंड्स आई गो फॉर ट्रैकिंग। और हम लोगों की जिंदगी जो है पूरे के पूरे स्लॉग करने में, घर का परचूने लाने में निकल गई हमारी एक्चुअली। और जब से कोविड क्या आया है, अब तो जब मर्जी मीटिंग इनवाइट आ जाती है। सो एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ रिडंडेंसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिडंडेंसी यू स्टार्ट फीलिंग लोनली ऑल्सो। अब तक तो आप अफसर थे कंपनी में, जब भी जाते थे हर जगह सल्यूट मार रहे सल्यूट हो रहे थे, अभी कुछ करने को ही नहीं है। और अभी घर में भी लोग कहने लगते हैं, आई मीन आई हैड वन क्लाइंट कि बच्चे भी अब ऐसे बोलने लगे हैं कि पापा क्या कर रहे हो, और वो भी तेज आवाज में बात करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फील होता है। और पहले किसी जमाने में कम से कम आदमी के पास काम होता था, बिजली का बिल जमा कराया
अब तो वो भी ऑनलाइन टेलीफोन का बिल जमा कराया, है ना, पासबुक को जाके रिन्यू करा लो। कराया, अब तो वो काम भी खत्म हो गया है। जी जी जी। सो एक्चुअली मैंने किताबें भी लिखा है कि पहले तो आदमी काम कर करके थक जाता है, फिर आदमी काम ना करके थक जाता है, बैठे बैठे क्या करो। अब हम बात करते हैं वेकेशंस की जी, संडेज की, छुट्टियों की। जब पूरी लाइफ ही वेकेशन बन जाती है, जब पूरी लाइफ ही संडे बन जाती है, then it's very difficult to kill time. You enjoy Sunday or a vacation when there is a gap, when you have it some time in between. राइट। So तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? so एक बहुत अच्छी किताब है इकिगाई करके, जी। which is a Japanese concept. It talks about, इसका एक ही काम है कि सुबह जब आप उठते हो, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आज क्या करना है मुझे। तो ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है अगले दिन सुबह उठ के। ओके। क्या आपको लग रहा है कि मुझे किसी और कंपनी में जाके कंसल्टेंसी करनी है, वो करिए आप। या आपको लग रहा है कि मुझे किसी एनजीओ में जाके सपोर्ट देना है जी, वो करिए आप। या आप जैसे हम हॉबी की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हॉबी डेवलप करनी है, वो करिए आप जी। अल्टीमेटली यू हैव टू बी बिजी। अगर आप बिजी नहीं रहोगे तो आपकी लाइफ इतनी इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी कि आपको जो है फिर वो देर से उठना, देर से सोना, देर से खाना, द होल साइकिल विल गो ऑफ द रॉक। और उसके बाद जो है दूसरी एक वो ऐड तो दे देते हैं कि जी रिटायरमेंट के बाद आपको घूमने जाना है, यू गेट सो मच मनी, आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए, आप वेकेशंस करिए वाइफ के साथ, अपने पीएफ के पैसे से घूमने जाइए। बट इन्फ्लेशन इज सच ए बिग, बड़ा एक डरावना चीज है इन्फ्लेशन। इट इज। एंड इंडिया a growing economy with 8 to 10% inflation, killing everything. So imagine 1984 में जो 1 लाख रुपए था, वो आज की तारीख में 5,000 के वर्थ है। So somebody joining today, let us say he has a corpus of 10 crores today and he retires today. He is at 58. तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना। And with the life expectancy going up, average is around 72 of India. मेडिसिन सपोर्ट अच्छी हो रही है, लोग आजकल योगा भी करने लगे हैं, मॉर्निंग वॉक भी करने लगे हैं, खाना भी अच्छा खाने लगे हैं। एंड यू आर गोइंग अप टू लेट अस से 90 और 85, ये 10 करोड़ आपका अगर आप ऐसे ही रखा रहा तो जस्ट इमेजिन वो कुछ कितना कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर एक बात बताइए, जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की, जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो हर एक इंसान अपनी लाइफ को इतना झोंक देता है उस ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, कि अपनी पर्सनल लाइफ को वो भूल जाता है। मैं अगर बात करूं हेल्थ की, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अब दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीजेस। तो आपके हिसाब से हेल्थ कितनी ज़रूरी है? It is more important than wealth. Because सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको लगता है आपको कि जरा सा भी बुखार हो जाता है ना, जैसे स्टैंडर्ड 98.4 है जी, अगर वो 99 भी हो जाता है ना, दुनिया का बढ़िया से बढ़िया खाना बेकार लगने लगता है। आई एग्री। फिर वो गंदी खिचड़ी खानी पड़ती है। तो खिचड़ी भी खाने का मन नहीं करता जब बुखार होता है थोड़ा सा, तो हाँ, इरिटेशन हो जाती है। तो सबसे बड़ा मिथ है ना कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से अपने हेल्थ को नहीं मेंटेन कर पा रहा, ये एक बहाना है। तो आप जैसे फिट हैं और आप बहुत काम भी कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऑपरेशंस में थे, और एक ओईएम में ऑपरेशंस में होना मतलब ऑन योर टोस ऑल द टाइम। तो आपने कैसे मेंटेन किया अपने आप को? क्या हैबिट्स थी जो आपको इतना फिट अभी तक रखा हुआ है? सो आई हैव अ टिपिकल हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, 5:30 आई गेट अप। So typically I do yoga or go for a 1 hour walk. 1 hour walk? 1 hour walk or yoga on alternate days. Very nice. And evening I try to have my dinner early. By 7:30 I have my... सूर्यास्त से पहले डिनर कर लें। सूर्यास्त तो हो नहीं पाता तो हो जाता है।
सो वो किया मैंने. ओके. एंड कॉन्शियस ईटिंग, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सोच के खाना. जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एंड कॉलेज में स्मोकिंग की हैबिट आ गई थी मुझे. उसको बड़े मुश्किल से मैंने छोड़ दिया. छोड़ा. मैं लाइफ की अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी. वेरी नाइस. सो सर, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लाइफ गोल्स जो हमारे होते हैं, कोई भी गोल हो वो कैसे सेट करने चाहिए, क्या प्रोसीजर है उसका? देखिए ये भी मैंने दोबारा कहता हूँ, मैं ट्रेनिंग में ही सीखा था मैंने. ट्रेनिंग में. सो ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट गाइस. एक्चुअली सबसे बड़ा जो आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे ना, तो जिंदगी में चाहते क्या हो, जी, बोले मैं खुश रहना चाहता हूँ. अब उससे पूछोगे खुश कैसे रहोगे, यू आस्क हिम टू राइट डाउन 5 थिंग्स और 10 थिंग्स कि आपको ये होने से खुशी होने वाली है. मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, वो आधा दिन में भी लिख के नहीं ला सकता कि उसको खुशी कहाँ से मिलेगी. सो टिपिकली यू हैव टू डिफाइन योर लाइफ गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, one can be health, one can be wealth, then we can talk about career, we can talk about education, we can talk about house. First of all, you define the important parameters in your life. Okay. Then define what do you want out of that. Then you have to make a road. जैसे आप ऑफिस में किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक रोड मैप बनाते हैं जी, वैसे आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ की अब मैं बात करूं मैं, तो मुझे आई वांट टू बी हेल्दी. भाई हेल्दी का मतलब क्या है, पहले पहले डिफाइन तो कीजिए. पहले हेल्दी को डिफाइन तो करिए आप. हेल्दी पे बोलिए कि जी मैं आई एम ओवरवेट, आई वांट टू रिड्यूस माय वेट. जी. In health, you say, I have a smoking habit, I want to eliminate my smoking habit. I have diabetes, I have to control my sugar level. तो पहले आप, हेल्थ को एग्जांपल ले रहा हूँ अभी मैं. जी, जी. तो आप हेल्थ को लेके पहले डिफाइन करिए हेल्थ में क्या पैरामीटर्स पे आप काम करना चाहते हैं. एंड देन कीप ए टारगेट. जी. फॉर एग्जाम्पल यू से कि टुडे आई एम 80 kgs एंड say that I want to become 70 by, let us say, 1 year down the line. Today you say that my sugar level is so and so. I want to make it at this after so and so date. जी. उसको करेंगे क्या उसके लिए? करने के लिए बाहर से तो कोई आएगा नहीं. बिल्कुल भी नहीं. आप ही को करना है. अब मुझे वेट मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, मुझे 70 to 60 ले जाना है. जी. उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? गोल्स बनाने पड़ेंगे. रूल्स बनाने पड़ेंगे. सुबह उठना पड़ेगा. सुबह उठना पड़ेगा. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि रोज सुबह मुझे उठना है. वॉक करनी पड़ेगी. मुझे वॉक करने जाना है. मुझे एक्सरसाइज करना है. खाने पे कंट्रोल करना है. यू हैव टू डिफाइन कि कितने कैलोरीज का फूड मुझे लेना है. हाई प्रोटीन डाइट लेना है. फिर आप डिसाइड करोगे. फिर आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करोगे. जी. जैसे आप प्रोजेक्ट मॉनिटर करते हो. एग्जैक्टली कि हो रहा है कितना, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है. जो एक्शनेबल्स आपने डिफाइन किए हैं वो एक्शनेबल्स को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सिमिलरली लेट अस से रिटायरमेंट प्लानिंग कह लो जी, है ना. आपका विजन है कि जब मैं रिटायर हूँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए होने चाहिए. एंड वट एवर योर एज में बी, योर 40 और 50 वट एवर. तो आज मेरे पास अगर लेट अस से 3 करोड़ का मेरे पास अगर कॉर्पस है, मुझे 10 करोड़ रिटायरमेंट पे करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सो आई हैव टू मे बी इन्वेस्ट सम मनी इन हाई वैल्यू, हाई रिटर्न, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स और समथिंग. जी. मे बी आई हैव टू डाइवर्स्ट हियर एंड देयर. तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं ये चाहता हूँ, चाहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. कोई आके नहीं करेगा. आई थिंक वो सेम वे जैसे हम कॉर्पोरेट में कहते हैं PDCA करना है किसी भी प्रोजेक्ट एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है हमें डॉक्टर डेविंग याद आ गया आपको. क्या करें सर, HR बैकग्राउंड का है ना तो बहुत पढ़े. तो मुझे लगता है हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें सेम PDCA करना है किसी भी चीज को लेके. माइंड यू वी टेक इट वेरी कैजुअल. वी डू.
न्यू ईयर के टाइम पे इतने गोल्स बनते हैं सबके, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद सब मेंबरशिप लेके जिम की, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो सब खत्म हो जाता है. नोबडी टेक्स सीरियसली वापस अपने काम पे. डिसाइड योर गोल्स हम्म. एंड बिकम ए कछुआ. हाँ, आराम आराम से चलते आराम हैं. से कछुए की तरह से आप धीरे 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 चलिए. जी. रिजल्ट विल डेफिनेटली कम. हम्म. मैं पहले भी कोट किया है, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. भगवद गीता में हमारे हमारे ग्रंथों में बहुत ज्ञान सिखाया गया है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आप अपने कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए. हम क्या होता फल के पीछे भागते भागते ना हम पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं. आई एग्री, बट इतना आसान नहीं होता है ना सर. तो डिसिप्लिन लाइफ जीना बड़ा मुश्किल काम है. देखिए, आप जहाँ पर आज हैं वो आप ऑलरेडी मैच्योरिटी की लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, आप समझते हैं चीज़ों को. बट मुझे लगता है कि जब इनिशियल स्टेज होती है वहाँ पर ये सब चीज़ें कोई भी नहीं सिखाता, ना पेरेंट्स सिखाते हैं, और अगर सिखाते भी हैं तो पेरेंट्स की आजकल या वैसे भी थोड़ा सा कम सुनते हैं लोग. तो अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो आपकी डेफिनेशन मैच्योरिटी की क्या है? मैच्योरिटी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले डिसाइड बताया आपको कि वी नीड टू फोकस ऑन वेयर वी कैन वर्क ऑन. जी. इट इज़ अबाउट सर्कल ऑफ व्हाट आई सैड टॉक्ड अबाउट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल. तो उसको हमने पहले डिफाइन करना है मुझे. और मुझे फिर ये डिसाइड करना है कि there are a lot of things in maturity, you know. One is it is a time where we start valuing relationship over ego. So when I start valuing relationship over ego, so that is I think one indicator of maturity. And we start to adapt to change. अगर जो चार्ल्स डार्विन का एक बड़ा फेमस कोट है, मैं बार बार बड़ा कोट करता हूँ जी. चार्ल्स डार्विन ने बोला था, इट इज नॉट द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द स्पीसीज विच सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज अ स्पीसीज विच अडेप्टेबल टू चेंज विच सर्वाइव्स. जी. नेचर से सीखिए ना आप. बिल्कुल. जैसे पेड़ है, जो फ्लेक्सिबल पेड़ होता है, कितना भी तूफान आ जाता है जो स्वे करके बच जाता है. और जो बिल्कुल अड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं. आई थिंक वी ऑलवेज से कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग वी हैव. तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होना ही है, आप नहीं रोक सकते. आज जो पत्ता हरा है वो पीला होना है और उसको झड़ना भी है और फिर नया आना है. अगर हम एक छोटी सी बात समझ लें कि बदलाव अगर आ रहा है तो हमारे भले के लिए है, सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. बदलाव तो आना ही है. और उसमें दूसरा सबसे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बदलाव 2 तरीके से आते हैं. जी. एक तो बदलाव झटके से आया, और झटके से आया तो आदमी रिएक्ट कर जाता है. जब बदलाव धीरे 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 आता है ना, तब आदमियों को महसूस भी नहीं होता कि बदलाव आ गया है. एक छोटा सा एक एनेक्डोट बताता हूँ मैं. जी. तो एक बर्तन था, उसमें गर्म पानी था, उबल रहा था पानी.